स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हमारा एक खास सेगमेंट है मार्केट के महारथी, और आज हमारे शो में जो है चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के एमडी एंड सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम। बाला सर, गुड मॉर्निंग। आप आए हमारे ईटी नाउ स्वदेश में। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ग्लोबल मैक्रोस बहुत टेंशन दे रहा है भारत के को। ऑफकोर्स भारत का मैक्रोस तो स्ट्रेंथ है, लेकिन अब जो है अब देखा जाए कि मुझे पता है कि आपका बैकग्राउंड भी जो है फिक्स्ड इनकम में है। मुझे बस यही जानना है कि आज जो है जो 30 साल का यूएस का यील्ड था 5% के ऊपर गया है, इसका क्या इम्प्लीकेशंस, ये थोड़ा समझाएं, क्योंकि डेट में जो है हमारा नॉलेज थोड़ा कम रहता है। आप ज़रा बताएं कि स्लाइड पे बताएं कि भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा और यूएस में क्या हो रहा है। नहीं, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड जो वापस बढ़ गया है, बेसिकली कंसर्न ऑफ फिस्कल, पूरा देश में फिस्कल का कंसोलिडेशन हो रहा है, इंडिया में फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, पर ग्लोबली फिस्कल डिफिसिट स्पेशली यूएस में बढ़ते जा रहा है। जो ट्रम्प टैरिफ जो अनाउंस किया था when he took charge, उनका कल यही इरादा था फिस्कल डिफिसिट यूएस में कम करना भाई $2 ट्रिलियन। अभी जो टैरिफ में इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद द ग्लोबल का जो रिवोल्ट आया वो टैरिफ में कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। इवन इंटरनली इन यूएस ऑल्सो जो लोग व्यू दे रहते हैं, अगर टैरिफ जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है, जिस हिसाब से प्लान किया है, उसका इम्पैक्ट यूएस ग्रोथ में आ सकता है। यूएस विल गो टू रिसेशंस, ऐसे करके चर्चा में देयर इज अ बिट ऑफ मेलोडाउन आल्सो हैपन। क्या जो पहले क्या फिर से बताइए। मेलोडाउन जो उनका जो टैरिफ का जो पहले का अग्रेशन था वो कम हो गया है। अच्छा, उसका वजह से $2 ट्रिलियन जो सेव करना का पहले ये जो एस्टिमेट था वो नाउ विल गेट रिड्यूस टू व्हाटएवर द अमाउंट दैट कम्स टू। अगर 10% अगर इक्वल टैरिफ कर दिया है, ये देश के लिए अच्छा है, बट यूएस के लिए, यूएस का जो फिस्कल डिफिसिट कम करने के लिए वो थोड़ा यूएस का तो ट्रैप में है। तो ऐसा नहीं बोल नहीं सकता है कुछ भी करें फिस्कल डिफिसिट उनको सुधर जाएंगे। पर दूसरा एक एक्चुअली वर्ल्ड वाइड दे एक्चुअली गोइंग डॉलर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी आप द रिजर्व जो डिप्लॉय करते हैं, यूएस बॉन्ड प्राइमरीली यूएस बॉन्ड का रहते हैं, बट टैरिफ के बाद जो लोग एलोकेशन जो पहले यूएस से फर्स्ट क्लास करके जो पूरा दुनिया में वर्ल्ड से लेके जापान से लेके चाइना से लेके इंडिया से लेके यूरोप से लेके जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है डॉलर बॉन्ड में होल्ड करते थे, उसका विड्रॉल भी हो गया है लास्ट आई थिंक सिंस टैरिफ में उल्टा तरह नुकसान हो गया है। एक ही प्लस पॉइंट है यूएस में, एक तो कंपनीज आर डूइंग वेल, क्योंकि उनका कंपनी का तो उनका जो अर्निंग्स आ रहा है खाली यूएस से नहीं आ रहा है, इस कम्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो जो यूएस टैरिफ का जो अगर सेटलमेंट हो गया है एंड उसका साथ साथ में अगर यूएस का भी इन्फ्लेशन जो वरी जो पहले जो था, अगर इन्फ्लेशन का वरी कम हो गया है, मेरे हिसाब से यूएस का बॉन्ड में तेजी आ सकता है। क्योंकि यूएस का जो पॉलिसी मेकर्स के लिए जो फेड इक्वलेंट आरबीआई इक्वलेंट फेड है, उनका रेट कट कम करने के लिए भी शायद उनका मौका मिल जाएगा। अगर जो वे ऑयल प्राइस आर बिहेविंग, द वे कमोडिटी प्राइस आर बिहेविंग, वो टैरिफ की वजह से अगर यूएस में इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं हुआ, अगर थोड़ा स्लो डाउन होने के बाद यूएस में टैरिफ का कंसर्न के हिसाब से जो यूएस का स्लो डाउन को जो एक्सपेक्टेशन था अगर वो नहीं हुआ, then there is a high probability US will cut the rate rest of the year. Therefore, आज के दिन में जो है, it is the market is giving a signal to the politicians. अगर ज़्यादा से एकदम abnormally behave करेंगे, then market का उल्टा से हो सकता है. That's all reflecting that. But India point of view, मेरे साथ we are in a sweet spot. क्योंकि इतना साल से मैं मार्केट का देख रहा हूँ actually. 10-year bond yields इंडिया में इज एक्चुअली 6.2% एंड इंटरेस्ट रेट 50% और घट के और थोड़ा भी घटने का उम्मीद है मार्केट पे। इन्फ्लेशन अपना स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ग्लोबली कमिंग डाउन, कमोडिटी प्राइसेस कमिंग डाउन, अपना देश का इन्फ्लेशन के लिए अच्छा है। अग्री कमोडिटी प्राइस आर वेरी स्टेबल, एग्रीकल्चर आउटपुट इज वेरी स्टेबल, टैक्स कलेक्शन का जो है उनका एक्चुअली ज़्यादा पैसा एक्चुअली सोशल इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है एक्चुअली। 2,50,000 करोड़ जो जीएसटी जो है, फिजिकल डिफिसिट आज के दिन पे इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। अगर ये सब में अगर देखते हैं, इंडिया इन स्वीट स्पॉट, दो देयर इज अ डिस्कनेक्ट। वी ऑलवेज यूज्ड टू ट्रैक, एक नंबर हम लोग ट्रैक करते थे अपना ये बॉन्ड डील्स वर्सेस यूएस बॉन्ड डील्स में कितना फर्क है। बट आज के दिन पे इंडिया से आपको बाहर पैसा भेज नहीं सकते, क्योंकि लिमिट नहीं है एक्चुअली। अदरवाइज बाइंग यूएस बॉन्ड आज के दिन पे इज वेरी गुड एक्चुअली बॉन्ड डील, बिकॉज यूएस बॉन्ड डील्स अगर 5% अगर 30 साल का बॉन्ड मिल रहा है, आई थिंक इंडिया बॉन्ड डील्स अबाउट 6.6, 6.7 30 साल का। द डिफरेंशियल जो इंटरेस्ट जो है बहुत कम हो गया है। देयरफॉर रैली ज्यादा उधर से यूएस में आ सकता है एक बार वो टैरिफ का सेटलमेंट अगर हो जाएगा तो। देयरफॉर
This is a period of uncertainty even for US economy. Okay. India in a sweet spot. That's what I would say. इंडिया अगर स्वीट स्पॉट में फिर क्या लग रहा है, तो क्या, लेकिन हम डीकपल करना बहुत मुश्किल है ग्लोबल मार्केट से। अगर ग्लोबल मार्केट में अगर वैल्यूएशन को लेकर चिंता अगर आपको लग रही है, तो हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, ये भी मुश्किल है कहना। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कौन सी बड़ी थीम यहाँ पे काम करेगी? क्या डिफेंसिव की तरफ या साइक्लिकल की तरफ हमें जाना चाहिए, या डिफेंसिव में भी डिफेंस की तरफ, क्या राय है? अरे इंडिया मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट में जो क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट 10 साल से जिस हिसाब से अपना इकोनॉमिक का जो नैरेटिव बनते जा रहा है, विच इज़ मेक इन इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट, ग्लोबल सप्लाई के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, मेक इट सेल्फ सफिशिएंट ऑन द एनर्जी सेक्टर्स, सो फॉर यू टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर आप जो देश में प्रोड्यूस होना चाहिए अपना देश के लिए, सो इसमें सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाता है। दूसरा एक एक्चुअली दैट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में जाना शुरू हुआ, चाइना प्लस उनमें इंडिया का एक्चुअली बहुत फायदा हुआ एक्चुअली, राइट, एप्पल, सैमसंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो इनिशिएट जो हुआ एक्चुअली, उसका पूरा इम्पैक्ट आई थिंक दिखता है। सो मेरे हिसाब से एक तो फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू the sectors like banking and financial sectors, they are proxy of the economy. I think जो लास्ट 2 साल से इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हुआ, सो मेरे साथ नेक्स्ट 2-3 साल में एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी बैक। सो प्रॉक्सी ऑफ द इकोनॉमी इज एक्चुअली द फाइनेंशियल सेक्टर्स। फाइनेंशियल सेक्टर्स में एक सेक्टर्स तो शुड बी इन द रडार। कंजम्पशन इंडिया में आई थिंक दिस टैक्स कट के बाद आई थिंक अप टू 12 लाख रुपीज टैक्स इज नॉट टू बी पेड। सो उसका एक्चुअली रिकरिंग इनकम आप एक साल के साथ नहीं देख सकता है, वो तो एक लंबे अवधि के लिए लंबे समय के लिए अगर देखते हैं, मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल राइज, एग्री इकोनॉमी इज डूइंग वेल, रूरल इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग, एंड पर कैपिटा इनकम जो हिसाब से जो गवर्नमेंट का भी जो फोकस जो है इज ऑल समथिंग, अगर वो बढ़ते जाते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ ऑल्सो इंडिया में आना बहुत चांसेस। देयरफॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज इतना साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उनका भी आ सकता है। डिफेंस अदर थिंग्स विल बी ड्रिवन बाय सिक्लिकल्स, क्योंकि डिफेंस में अगर ज़्यादा से ऑर्डर बुक आ गई है उसके साथ तेजी हो जाते हैं, बट जो ऑर्डर बुक है पूरा अगर कन्वर्ट करने के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट में कन्वर्ट करने टाइम लगता है एक्चुअली। इसमें आपको एक तरफ से एक विंडो, शॉर्ट विंडो में आई थिंक तेजी आ सकता है, बट आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल के हिसाब से ये सेक्टर में अगर देख सकते हैं, मेरे हिसाब से लिमिटेड, मेरे हिसाब से ड्राइव इट थ्रू दी लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनीज रादर देन एक सेक्टर का लेके इन्वेस्ट करने से डाइवर्सिफाइड बिजनेस में शायद ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। बाला सर, मेरे को जानना है कि मिड कैप स्मॉल कैप ये जो सेक्टर है, यहाँ पे अर्निंग्स जो है कभी कभी तो निफ्टी से भी बेटर आते हैं। देखिए सेलेक्टिवली रहना पड़ता है आपको स्टॉक पिकिंग के लिए। यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ सेगमेंट्स दिख रहे हैं जो लार्जली हम ट्रैक नहीं करते, पर जहाँ पे देख रहे हैं अच्छी मोमेंटम आ रही है, जैसे कि कैपिटल गुड्स हुआ या पावर एंसिलरी सेगमेंट हुआ, यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा है? बिकॉज आपने बोला है कि ऑफकोर्स डोमेस्टिक फेसिंग जो है ग्रोथ, ये तो एक अच्छा हो ही रहा है, तो इस पे क्या राय रहेगी? और मिड कैप स्मॉल कैप पे आपकी क्या राय रहेगी? सेलेक्टिव रहेंगे या बास्केट बाइंग अप्रोच रहेगा कोई थीम का? नहीं, मिड कैप हमेशा बॉटम अप के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि कंपनीज का बैलेंस शीट जो कंपनीज को जो एस्पिरेशन जो है, कंपनी को जो प्लान जो है लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बिल्डिंग के लिए, वो हिसाब से बॉटम अप का ही हमेशा मिड एंड स्मॉल कैप में रहता है। इज नॉट ड्रिवन बाय मैक्रो, बट विद इन दैट एज राइटली सेड, ये सेक्टर्स में आज के दिन पे ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है और उनका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हिसाब से उसका बिजनेस मॉडल बनते जा रहा है, विच इज़ रिलेटेड टू द पावर सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर्स, लार्ज सेक्टर्स, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स बहुत है। आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट अगर हो गया, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड टू बी डन, लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आर हैपनिंग। सो वो सेक्टर में आई थिंक जो कंपनी उसमें जुड़ा हुआ है एक्चुअली इज समथिंग कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स टू सेक्टर्स टू लुक एट। Second is your railway sectors. Railway sectors are dealing with about 250 or 300 companies. छोटा छोटा काम के लिए भी बहुत कुछ कंपनी है, पर ऑल इन द स्मॉल एंड स्पेस रीजनल फोकस कंपनीज। सो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपिंग के लिए देखते हैं, देयर आर मेनी कंपनीज, देयर आर रीजनल प्लेयर्स देयर। The last but not the least, there are many manufacturing companies have in the lines of engineering. I always used to call it engineering capabilities कंपनी को ज़्यादा है, more than सर्विस है। अगर उनके लिए आज लास्ट 4-5 साल से उनका डिमांड आ गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अपना देश में बढ़ते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट सेक्टर्स, वो सेक्टर्स में जो कंपनी जुड़ा हुआ एक्चुअली एंड हेल्पिंग दम एक्चुअली टू प्रोवाइड लेट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज राइट फ्रॉम सर्विस से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो करते हैं, ये सब में आई थिंक आ जाएंगे। बल नया कंपनी में आज के में सेटअप हुआ एक्चुअली लास्ट 2-3 साल से। there are many companies got into the electronic manufacturing sectors, semiconductor manufacturing sectors में भी many companies have come in the space, but इसमें of course carefully evaluate करके बॉटम में क्यों जो बोल रहा हूँ, कंपनी दो तरफ से बनते हैं। एक तो कंपनी बना देते हैं इन द नेम ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, बट प्रॉफिट नहीं बनता है। बट कितना साल से आप नॉन प्रॉफिट रह सकता है,
कितना साल से आपको टर्नअराउंड होके आपको प्रॉफिट बन सकता है, देयरफॉर यू स्टार्ट जनरेटिंग कैश. अल्टीमेटली बॉटम अप इन्वेस्टिंग एक्चुअली इज द थीम इन विच मनी मैनेजर लुक्स एट इट. इन्वेस्टर भी वही हिसाब से देखना पड़ेगा. सर एक चीज, ये आपकी टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट थीम क्या है, पहला सवाल. दूसरा है कि लॉन्ग टर्म में कौन सी ऐसे सेक्टर होंगे, कौन सी ऐसी थीम होगी जिस पे भरोसा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ. और तीसरा सवाल होगा, क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी भरोसा करना चाहिए? नहीं, टॉप डाउन मेरे हिसाब से अगर जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखते हैं, टॉप डाउन क्लियरली फेवरेबल फॉर इन्वेस्टिंग इक्विटी. और उसके हिसाब से अगर देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स प्रॉक्सी द इकोनॉमी दैट शुड डू वेल. कैपिटल गुड सेक्टर्स जो हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट जो बन रहा है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, सो कैपिटल सेक्टर ऑल्सो विल कंटिन्यू टू बी द ड्राइवर. द लास्ट ऑफ कोर्स इज द कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स. बट कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स ए टॉप डाउन भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी अच्छा है लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल हिसाब से, बॉटम अप हिसाब से भी. But all of them come to right valuations. Pharma sectors will remain forever. There are certain sectors you have to look at as forever. But उसमें आपको cyclical के हिसाब देखने सकता है और काउंटर cyclical के हिसाब देखने सकता है. ये सब सेक्टर में आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उम्मीद रखना पड़ेगा. इट्स लाइक फार्मा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज और एफएमसीजी कंपनीज. इसमें सब आपको लॉन्ग टर्म हिसाब से देखना है. मार्केट में आप कभी पैसा नहीं बनेंगे, बट ऐसा नहीं हर स्टॉक्स में आप लेते हैं पैसा बन जाएंगे करके कर नहीं सकता है. देयर आर सर्टेन लाइक वॉरेन बफेट जो इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अकेले आपको स्टॉक्स सिलेक्शन से इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर स्टॉक सिलेक्शन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर मार्केट बढ़ते जा रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. इसके लिए म्यूचुअल फंड में डालना बहुत जरूरी है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स के लिए. आप वही फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिएगा और इन्वेस्टर्स शुड डिपेंड ऑन मनी मैनेजर्स. मिड एंड स्मॉल कैप मेरे हिसाब से उसका हमेशा वैल्यूएशन के हिसाब से क्वेश्चन को चर्चा होते जाएंगे. बट मेरे हिसाब से इधर सेगमेंट इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपना देश का $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की उम्मीद में चलते हैं, कैन बी ड्रिवन ओनली बाय द निफ्टी 50 कंपनीज. लार्ज कैप का अकेले चला नहीं सकते मार्केट कैप को. ये बढ़िया नया कंपनी में आएंगे, छोटा कंपनी में बड़ा होने के लिए कोशिश करेंगे. दरअसल मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज मेरे हिसाब से आपको खाली लंबा समय के लिए रखना पड़ेगा. अगर लार्ज कैप के लिए 30 साल के लिए 3 साल के ले लिया है, आप मिड एंड स्मॉल कैप के लिए 7 साल के लेना पड़ेगा. सो लंबा समय के लिए देखना पड़ेगा. तो 7 साल का जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है देखिए, और लार्ज कैप का 3 साल का रखे है. सर यहाँ पे तो ऑफकोर्स नैरेटिव्स भी बहुत आते हैं और आपको भी पता है कि बहुत सारे सेक्टर्स में नैरेटिव्स ज़्यादा चलते हैं नंबर्स के अलावा. कौन से सेक्टर से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि लगता है कि यार वैल्यूएशंस बहुत हैवी हो गए हैं, ग्रोथ के नंबर्स या कैश फ्लोज या B2G रिस्क जो बोलते हैं हम, वो इसमें लग रहा है, तो ये कौन से सेक्टर में कॉशियस होना चाहिए? देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरीज बड़ा है, ये आपने सही कहा, लेकिन कुछ कॉशियस भी होता है मिडिल टर्म शॉर्ट टर्म में, तो वो अभी क्या लग रहा है आपको, किससे दूर रहे हैं अभी? दूर नहीं बोल सकता है. इस अबाउट कितना आपको एक्सपोजर ले सकता है. सर मार्केट में हमेशा रिस्क क्या होता है, दूर रहने से नहीं होता है. जो लंबा ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं एक मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से, ये पूरा का पूरा पैसा एक में लगा देते हैं. सो दैट समथिंग वन शुड अवॉइड. एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे हिसाब से लेने के कुछ बोल नहीं सकता, आप ले नहीं सकता, क्योंकि सेक्टर्स में हमेशा डिस्कवरी होते हैं, इनोवेशन होते हैं, कभी कंपनी सक्सेसफुल होते हैं, कभी कंपनी फेलियर हो जाते हैं. देयरफॉर वो बेट लेना बोल नहीं सकता, आप नहीं ले सकते. एट द सेम टाइम आपको इक्वली इसमें रखना पड़ेगा. एक में अच्छा तेजी आ गया, अर्निंग्स नहीं है, उसका पूरा मैं उधर पैसा डाल दिया है, वो बेसिस पे मुश्किल हो सकता है. सेकेंड इज इन्वेस्टर्स एफएंड मार्केट में जाके कभी कभी तेजी करा देते हैं और कभी कभी क्या इजी पैसा बन जाता है. अगर स्पेकुलेशन में अगर इजी पैसा मिल गया है, वो एक सोचना शुरू हो जाते हैं एक्चुअली परमानेंट हो गया करके, तभी आपको लग सकता है, फिर रिवर्स हो जाता है. देयरफॉर एक्सेसिव स्पेकुलेशन, एक्सेसिव कन्विक्शन कंपनीज के अर्निंग्स नहीं है, खाली स्टोरी में चलते हैं, बट दैट कैन नॉट बी ड्रिवन बाय द सेक्टर. ये मेरे हिसाब से एक हर सेक्टर में रहेंगे, हर सेक्टर में रहेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में रहेंगे, और उधर आपको ये समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सर मार्केट जिस तरह के वॉलेटाइल है, हम देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरह के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, रैली भी स्ट्रेच हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जाना अभी बेहतर विकल्प हो सकता है? और अब तक आपके बैलेंस एडवांटेज फंड का प्रदर्शन किस तरह का रहा है? मैं बहुत अच्छी तरफ से, हम लोग भी अच्छा उसमें काम भी किया है, और मेरा कोर्स CIV इक्विटी हरीश कृष्ण उसमें मैनेज कर रहे हैं. बैलेंस एडवांटेज फंड में एक अच्छा है, बीच में आप बोलो मार्केट एकदम गिर गया था टैरिफ की तरफ से, तभी हम लोग इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिया था. एक्चुअली 40% का अपने इक्विटी एक्सपोजर था, वी टुक इट ऑलमोस्ट 62%, आज के दिन में 57 कर दिया है. ये जो डायनामिक एलोकेशन इक्विटी में जो कर रहे हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रहे हैं. कोई भी इन्वेस्टर्स का अगर
मार्केट का ऊपर नीचे जाने से चिंता नहीं करना है और लीव इट टू द हेडेक टू द फंड मैनेजर्स, ये बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये कि आज के दिन भी अगर फिक्स्ड इनकम का भी अगर तो उसमें डेट का सर एलोकेशन कितना रहता होगा? डेट का अबाउट 35% डेट एलोकेशन है और उसमें भी आपको कैरी भी आ जाते हैं। और मार्केट का इज लाइक कैश, डेट इज लाइक ए कैश। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी में तो कैश का भी आपको फायदा हो जाता है, बट उसमें अर्निंग आता है। और हिस्टोरिकली क्या परफॉर्मेंस रहता होगा? अगर ये मेरे हिसाब से अगर लास्ट 5 साल का अगर कहते हैं, समवेयर अराउंड 13% के आसपास रिटर्न आया एक्चुअली, इज रेंजिंग फ्रॉम 11% से ऑलमोस्ट गोज अप टू 14%। ओके, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स को ये सब होने के बाद, मार्केट वॉलेटिलिटी होने के बाद 11 से 13 तक अगर उम्मीद कर सकता है, तो और उससे और क्या चाहिए? एफडी से डबल, उससे और क्या चाहिए? Therefore, हम लोग एज अ फंड हाउस बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड, आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रहे हैं और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी हम लोग जो प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि भी है और एफडी से ज्यादा भी। करेक्ट। बैफ और मल्टी एसेट में डिफरेंस क्या है, एक बार सिंपलीफाई कर देंगे ऑडियंस के लिए? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड थोड़ा डायनामिकली मैनेज नहीं करते हैं, इक्विटी तरह फिक्स रहते हैं और एसेट एलोकेशंस गोल्ड में भी रहते हैं, सिल्वर में भी रहते हैं, रीट में रहते हैं, इनविट में रहते हैं। एसेट एलोकेशन स्प्रेड है, बट इक्विटी एक्सपोज 60% स्टैटिक रहते हैं। Whereas बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी एसेट्स 40% हो सकता है, रेस्ट कैन बी इन आर्बिट्रेज स्टॉक्स, जो डायनेमिकली जो ऊपर नीचे जो होते हैं उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड में मार्केट का जो हमेशा चिंता रहता है, यार मार्केट चल गया, मैं खरीदूं बेचूं, वो सब है, ये बैलेंस एडवांटेज में आपको इंक्लूड हो जाता है। और फिक्स्ड इनकम का भी जो कैरी जो होता है, इट्स लाइक अ कुशन, ऑलवेज एवरी मार्केट में आपको कुशन रखना चाहिए। असल लोकेशन जो चिंता है दैट कैन बी डन थ्रू द बैलेंस एडवांटेज फंड। तो कुशन भी है डेट का और फिर इक्विटी पे राइड भी कर सकते हैं तेजी के दौरान। करेक्ट। शुक्रिया सर, बातें तो काफ़ी करनी थी, दर्शक भी सुनना चाह रहे होंगे आपको, लेकिन वक्त कम है, टीवी है, हमें देखना पड़ता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आगे खबरें चलती रहेंगी और बाजार को अगर देखें तो बाजार फिर कमज़ोरी के मूड में दिख रहा है। 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर निफ्टी की दिख रही है, ये गिरावट बढ़ी है और निफ्टी बैंक में हालांकि गिरावट आज थोड़ी कम है, 225-30 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आगे रुख करेंगे अपने कॉलर शो की तरफ, बताएंगे, अपने दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे और कहाँ पर उनके लिए मौके हैं, कहाँ से निकलना है, कहाँ एंट्री एग्जिट, तमाम चर्चाएं होंगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।